सो हेलो, मैं पूनम। तो जैसे कि आपने अभी भोपाल ब्लास्ट ट्रेजेडी के बारे में सुना कि भोपाल में क्या हादसा हुआ था 2 दिसंबर 1984 में, जिसका रिजल्ट हुआ 8000 लोगों की मौत। तो अभी हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज ए वर्कर्स वर्थ। तो टॉपिक से हमें यह समझ आता है कि जो वर्कर्स वर्थ क्या है। एक वर्कर जो कि एक इंडिया के सिटीजन में काउंट होता है, क्या पॉलिटिकल और सोशल उसका ना इन्फ्लुएंस होने पर हम उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला आता है। तो सबको अपने अपने बुक में देखिए, जब मैं पढ़ा रही हूँ, इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड द यूनियन कार्बाइड सेट अप द प्लांट इन इंडिया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि यूनियन कार्बाइड ने अपना प्लांट इंडिया में क्यों सेटअप किया। तो हमारा क्वेश्चन है कि यूनियन कार्बाइड जो कि एक यूएसए का मतलब पेस्टिसाइड फैक्ट्री है, उसने इंडिया में क्यों अपना फैक्ट्री सेटअप किया। यूएसए में क्या उनको जगह नहीं मिल रही थी, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। तो उनमें से पहला रीजन आता है कि चीप लेबर विथ लो वेजेस। तो इंडिया में पॉपुलेशन सबसे हाई रैंक में है, हाईएस्ट रैंक में हमारा इंडिया फर्स्ट आता है पॉपुलेशन के मामले में। तो जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, उनको इनकम की भी उतनी ही जरूरत होगी। हर एक सिटीजन का राइट है कि वो अपने लाइफ में इनकम करे और इंडिपेंडेंट होकर रहे, हर इंडिया के डेवलपमेंट में उसका योगदान हो। तो इंडिया ने यूनियन कार्बाइड को अलाउ किया कि वो उनकी लैंड में आए और अपना फैक्ट्री सेटअप करे और उनके सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए चांसेस थे। तो उन्होंने क्या किया ना, रूरल एरियाज और जहाँ पर ज़्यादा लोकेलिटी है वहाँ पर ज़्यादा मतलब अपना टारगेट रखा कि हमें वहीं पर ही अपना फैक्ट्री बनाना है। क्योंकि वहाँ पर लोगों की मात्रा ज़्यादा है। अगर लोगों की मात्रा ज़्यादा होगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलने के कारण उनके जॉब में कमी भी नहीं रहेगी। तो उनको एम्प्लॉयर्स का भी फिलहाल कोई कमी नहीं रही। तो उनके सफिशिएंट में तो सोच लेते हैं कि इंडिया में 500 लोग हैं। 500 लोग में से कंपनी को सिर्फ 5 चाहिए अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो वो क्या करेगी, चूज करेगी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि कम पैसे में उसको मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो लोगों को चूज करने के बाद अपने में से 500 लोगों में से 5 लोगों को ले लेगी। तो उनमें से जो बचे हुए लोग हैं वो अभी मौका खोजेगी, जैसे वो 5 लोग जाएंगे वो अपना एडमिट करेंगे। तो इसी ईयर में उनको मतलब लेबर की भी कोई कमी नहीं हुई। तो अभी हम देख सकते हैं कि वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। फॉरेन कंपनीज ने इंडिया को अपना टारगेट सेट रखा है अपने फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो फर्स्ट रीजन है चीप लेबर। वो कम पैसों में लोगों को हासिल कर सकते हैं और अपने फैक्ट्री के काम आराम से करवा सकते हैं। Wages that the companies pay to the workers, say in the USA, are far higher than what they have to pay to the workers in poor countries like India. आप अभी देख सकते हैं कि यूएसए के बजट में और इंडिया के बजट में आकाश पाताल का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए में एक नॉर्मल वर्कर के जितना पे किया जाता है, इंडिया में उससे कई गुना कम होता है। तो for lower pay companies can get longer hours of work. कम पैसे में लोग उनके लिए ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं। या ये सबसे मेन रीज़न है कि ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में दाखिल हो रहे हैं और इंडिया भी उनको अलाउ कर रही है। क्योंकि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था इंडस्ट्री चैप्टर में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। तो एक इंडिया को और डेवलपमेंट करने के लिए तो उन्होंने बाहर के फैक्ट्रीज को अलाउ कर दिया हमारे इंडिया में बसने के लिए, और वो बसने भी लगे। उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, चीप लेबर मिला, वेजेस भी उनको कम देने पड़े। कम समय वो ज़्यादा समय भी काम करते थे, कम ही पैसे में वो ज़्यादा समय काम करके उनको और ज़्यादा ऑफर देते थे। एडिशनल टू एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर आर ऑल्सो फ्यूअर। तो यूएसए में क्या होता है ना कि मोस्टली जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते थे उनको भी कुछ बेसिक फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते थे, जैसे कि घर के रेंट, वाटर सप्लाई, फूड आपको पता होगा कि आर्मी जो होते हैं उनको एक स्पेशल कार्ड मिलता है कैंटीन के लिए। वो कैंटीन क्या करता है ना, उनके फूड एक्सपेंसेस को कम घटाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखें तो ये सिर्फ स्पेशल केसेस में ही होता है, जहाँ पर लोग अपना ज़्यादा योगदान देते हैं उनको वहीं पर ही फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्रीज जिनका ज़्यादा भी इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे सोसाइटी में, तो उनको मतलब उतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। तो इस बात को देखते हुए, इस की पॉइंट को देखते हुए मतलब
बाहर की जो कंपनी है वो आके इंडिया में बसने लगे और उन्होंने क्या किया ना, कम पैसों में ही ज़्यादा लोग रखने लगे, वो ज़्यादा काम भी करते थे और प्लस उनको कुछ हाउस होल्ड फैसिलिटीज़ भी नहीं देनी पड़ती थी। Thus companies can save cost and earn higher profit. ये वर्ड आता है प्रॉफिट, ये उनका मेन मोटिव था। जितने कम पैसों को वो इन्वेस्ट करके जितना ज़्यादा प्रॉफिट लाना उनका फर्स्ट मोटिव था। तो उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस को सबसे नीचे रखा, बल्कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए था सेफ्टी प्रिकॉशंस। कॉस्ट कटिंग, कोई बता सकता है कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या है? हैंड रेज कीजिए, हिंदी में भी बता सकता है। साइफर साहब, कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या होता है? दीदी पता नहीं। सेजल, कॉस्ट कटिंग। तो अब अभी मुझे एक बात पता चलेगी, छोटे छोटे वर्ड का भी मीनिंग नहीं आपको पता है। तो कॉस्ट कटिंग का मतलब है कि प्रॉफिट, आप जो सैलरी पे करते हैं उनको, सोच लो मैं बॉस हूँ और मेरे हायर में 25 वर्कर है, तो मैं उनके काम के हिसाब से जिसका हायर पोस्ट होगा मैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट दूँगी, मतलब पैसे दूंगी, और जिनका लोअर में होगा मैं उनको कम दूंगी। उन्हीं के जॉब के हिसाब से मैं उनको पे करूंगी। लेकिन कॉस्ट कटिंग में क्या होता है ना, आपके जॉब के हिसाब से मैं आपको पे नहीं करूंगी। आपका हो सकता है आप हायर जॉब पे हो लेकिन आपका सैलरी एक लोअर जॉब के हिसाब से हो। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है कॉस्ट कटिंग में। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर डेंजरस मीन। तो ये वाला जो आप अभी सुन रहे हैं, मैंने आपको सैलरी काट दिया, कुछ प्रॉब्लम आप में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या आपको कुछ हार्म मिल रहा है? मैंने आपको चोट पहुंचाई नहीं। तो ये डेंजरस मीन कैसे हुआ? लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड टू वेज ऑफ कॉस्ट कटिंग। तो आप सिर्फ पैसों का मतलब से या फाइनेंशियल नहीं देखते हैं। आप अगर हेल्थ नहीं है आपके पास तो उस वेल्थ का कोई भी मूल्य नहीं है। तो लोअर वर्किंग कंडीशन ये नहीं कि हम नीचे में काम करेंगे, ये है कि हम उन जगहों में काम करेंगे जहाँ पर मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए। इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स यानी हम उनके सेफ्टी को ना देखते हुए उनको सिर्फ उनमें से प्रॉफिट ढूंढेंगे कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, आपके सेफ्टी में मेरे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा ये डायरेक्ट जो ये मतलब कन्वर्सेशन हुआ, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। क्योंकि प्लीज़, कॉस्ट कटिंग आपने जैसे बताया, कॉस्ट कटिंग मीन्स कि अगर हायर पोस्ट पे अगर आप होगे भी तो फिर आपको लोअर वेजेस मिलेंगे आपके हिसाब से, मतलब आप जितने भी हायर पोस्ट के हो आपके पोस्ट के हिसाब से मैं आपको पैसे नहीं दूँगी। तो दैट मीन्स पार्शियलिटी हो रही है। यस, दैट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन वर्ड मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो कंपनी से ये फॉरेन से आ रही है और ये इंडिया को एक टाइप का अंडर एस्टिमेट कर रही है कि इन लोगों के पास फिलहाल सिर्फ पैसों के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। तो हमारे इंडियंस क्या करते हैं ना, सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते। हमें पैसे मिल रहे हैं एक दो रोटी के लिए, हम क्या हमारे साथ हो रहा है हमें नहीं देखना है, आगे होके क्या हो वो फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी फिलहाल हमें पैसे मिल रहे हैं तो मतलब हमें काम करना है। In the UC plant, every safety device was malfunctioning. तो UC जो प्लांट था, यूनियन कार्बाइड, जो कि भोपाल में रखा गया था, हम इसको अभी फिलहाल UC प्लांट से रिलेट कर रहे हैं कि कैसे हमारा ये पार्टीशन हो रहा है। तो UC प्लांट में जो हो रहा था कि वहाँ पर जो सेफ्टी डिवाइसेस थे उनका ऑलरेडी मालफंक्शन सब नोटिस किया जा सकता था कि ये मशीन काम नहीं कर रहा तो हम उसको इमीडिएटली ठीक करेंगे, नहीं ये मालफंक्शनिंग कर रहा है, इसको लिस्ट में ही छोड़ दो। और वाज इन द शॉर्ट ऑफ सप्लाई, वो मालफंक्शनिंग कर रहा था, उसकी कमी भी थी। हम रेगिस्तान में हैं, कुछ दिन सर्वाइव करने के लिए हमें पानी ऑब्वियसली चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए। हम रहेंगे रेगिस्तान में 1 महीने के लिए, लेकिन खाना लेंगे 2-3 दिन के लिए। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? खींचतान के सिर्फ 4 दिन। इस बात को नेग्लेक्ट करना उनका सबसे बड़ा मेन भूल था। बिटवीन 1980 एंड 1980 और 1984 का पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट में जो वर्क क्रू था, यानी वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। दे वर कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। मान लो कि हम 12 वर्कर्स के लिए काम करने के लिए छोड़ेंगे, हम उनको डायरेक्ट हाफ से हटा देंगे कि 6 वर्कर्स है वो खींचतान के काम कर लेंगे, 12 वर्कर की क्या ज़रूरत है, उनका ओवर शिफ्ट कर लेंगे, वो कम वेजेस हो जाएगा, वो आराम से बहुत सारे काम कर लेंगे, इतने वर्कर्स की क्या ज़रूरत है। The period of safety training for workers was brought down from the 6 months to 15 days. अब हम सोचते हैं
कि ये क्लासरूम है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमें मिनिमम 6 टीचर्स चाहिए। हमारे 6 सब्जेक्ट है तो हमें 6 टीचर्स चाहिए। तो उन 6 टीचर्स का भी एक मतलब रूल होना चाहिए कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है इतने समय के लिए, तो वो अभी पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड है, वो खुद का ज्ञान दूसरों को बांटने के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन उन्होंने क्या किया ना कि पहले तो क्या किया, वर्कर्स की मात्रा पर हाफ अमाउंट तक काट दिया। फिर द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, तो उनका एक ट्रेनिंग होना चाहिए कि हाँ आप क्वालिफाइड हो इस काम करने के लिए, तो उनको ट्रेनिंग देना चाहिए जो कि यूजुअली 6 मंथ के लिए होता है। उन्होंने उसको 15 डेज कर लिया। फर्क समझ में आ रहा है? 6 मंथ्स और 15 डेज। एक इंसान 6 मंथ में कितना पढ़ेगा और 15 डेज में कितना करेगा। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसको LKG पढ़ना है, UKG पढ़ना है, 1 2 3 4 सब करते जाना है। अब आप उस बच्चे को डायरेक्ट मतलब पैदा होते ही LKG UKG पढ़ा ले, फिर डायरेक्ट 8 में बिठाओगे, वो कर पाएगा क्या? उसके पास मतलब वो क्षमता है करने के लिए, वो करेगा तो कितना करेगा? द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वाज abolished। प्लस डे शिफ्ट जो होता था वो 2 शिफ्ट होते थे, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो डे शिफ्ट वर्कर्स को रखकर नाइट शिफ्ट को पूरा हटा दिया, नील कर दिया। अगर ये गैस लीक होती तो नाइट शिफ्ट वाले कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन ले पाते, या फिर अलार्म भी बजा सकते थे, या फिर कंपनी फैक्ट्री को बंद भी करवा सकते थे। ऐसे पॉसिबिलिटीज थे। मतलब इतना जो मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर डैमेज हुआ प्रॉपर्टी और लाइफ को, वो इतना नहीं फैलता था। Read the following comparison between UC's safety system in Bhopal and its other plant in USA। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे यूएसए के एक प्लांट वेस्ट वर्जीनिया और हमारे इंडिया के एक प्लांट यूनियन कार्बाइड भोपाल। तो पहले हम चलते हैं वेस्ट वर्जीनिया की तरफ से। इन वेस्ट वर्जीनिया कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स वेर इन द प्लेस। आप देख सकते हैं कि यूएसए में फैक्ट्रीज कम होते भी उन पर ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस थे। वो लोगों के फीचर्स की ओर देखते थे, प्लस उनके साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स बहुत एडवांस थे। Whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human sensors to detect gas leaks। तो आप देख सकते हैं कि अंतर कितना है। मैनुअल गॉजेस यानी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, और ह्यूमन सेंसर जो कि ह्यूमन की इंस्टिंक्ट्स है कि हाँ मुझे स्मेल हो रही है, गैस लीक हो रही है, तो मैं जब प्रिकॉशन करूँगी। और एक कंप्यूटर होगा जो कि डिटेक्ट करेगा कि गैस लीक हो रही है। कंप्यूटर जो करेगा वो काम ही गैस लीक में उसको पता चल जाएगा कि कोई डिफेक्ट आ रहा है, लेकिन ह्यूमन को पता चलने में कितना समय लगेगा, उसको पता चलते रहते कितना कुछ फैल चुका होगा। At West Virginia plant, emergency evacuation plants were in place। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स, कोई बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? इमरजेंसी इवैक्यूएशन हैंड रेज कीजिए। इमरजेंसी का टाइम सेफ्टी प्रिकॉशन। रोज और कोई? इमरजेंसी के टाइम जो लोगों को इवैक्यूएट कर देना उस प्लेस से। मतलब अगर कोई लीक हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही है, तो आप एक सेफ्टी रास्ता लेंगे आराम से एस्केप। अगर सोच लीजिए कि एक कार ग्राउंड कर दी, तो उसके पीछे एक विंडो होगा जिसका आप तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह एक फैक्ट्री में ऐसा मतलब सिस्टम होना चाहिए कि अगर कुछ ज़्यादा भोपाल में ये कुछ नहीं था। भोपाल में जैसे कि सर ने बोला कि नॉर्मल सीढ़ी थी, नॉर्मल जाना था, नॉर्मल आना था। वहाँ पर अगर हम सोच लेंगे कि वहाँ पर वर्कर्स प्रेजेंट थे, भले वो नाइट टाइम था और वहाँ पर कोई लोग नहीं थे, अगर सोच लें कि वहाँ पर वर्कर प्रेजेंट थे और गैस फैल के पूरा सत्यानाश हो चुका होता, तो वर्कर्स वहाँ से आराम से निकल पाते क्या? अगर निकल भी पाते तो अगर 14 वर्कर होते तो या फिर 2 या फिर 3 सर्वाइवर ही होते। तो चांस हमारा मतलब सर्वाइवल चांस कितने नीचे है वेस्ट वर्जीनिया से हमारी यूनियन कार्बाइड भोपाल का, कितना मतलब डिफरेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब साफ डिफरेंस है। मतलब ये डिफरेंसेस पूरा मतलब आज तो नोटेड हो जा रहा है कि हाँ कि यूएसए में ये प्रॉब्लम्स हो रहा है और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन यूएसए में क्या प्रिकॉशंस है और इंडिया में क्या प्रिकॉशंस है? यूएसए में लेबर नहीं है, लेकिन जितने भी लेबर है वो सब क्वालिफाइड है। इंडिया में लेबर भर भर के है और जितने भी लोग हैं कुछ भी नहीं है। 15 दिन में हम क्या कर सकते हैं? Why are there sharp differences in safety standards across the countries? And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? Compensation मतलब relief। जो विक्टिम्स वहाँ पर थे, जो लोग बच गए, उनको क्या अभी भी हम उनको सही तरीके से ट्रीट करें? क्या उनको जस्टिस मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। वन पार्ट ऑफ इजीली अवेलेबल ऑफ वर्कर्स, पहला पॉइंट था इजीली अवेलेबल वर्कर्स। इंडिया में वर्कर्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने पर भी कुछ भी प्रिकॉशंस वहाँ पर नहीं था, जो कि हमारे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है। लोगों के पॉइंट आउट करने के बाद भी गवर्नमेंट ने हमेशा उसको नेगोशिएट किया।
One part of the answer lies what is perceived as the worth of an Indian worker. तो यहाँ पर हमें इंडियन मजदूर की कीमत दिखाई दे रही है। तो हम एक इंडियन मजदूर कितना कीमत का हो सकता है? कभी हम उसको कीमत लगा सकते हैं? आपके लिए वो 2-3 रुपए का होगा, लेकिन जो उसको प्यार करते हैं उसके लिए तो वो अमूल्य होगा। आप खुद के बारे में सोचो, मैं तुम्हें नहीं जानती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, लेकिन उसको जो प्यार देते हैं उसके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ है। तो हर एक वर्कर को इंडिविजुअली हमें उसके पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि वो इंसान कितने वर्थ का है। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर, ये उनके दिमाग में था कि एक वर्कर आया चला गया तो क्या है, दूसरा वर्कर भी तो आ सकता है। Since there is so much unemployment, India is the land of corruption. I consider that, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, उन्होंने उसका जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाया। There are many workers who are willing to work in unsafe conditions. बहुत सारे वर्कर की कंडीशन चाहे कितने भी बदकिस्मत हो, जितनी भी खराब हो, हम वहाँ पर काम करेंगे क्योंकि हमें वेजेस मिल रहा है। हमें वेजेस मिल रहा है मतलब हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हमें जितना बोला है काम करने के लिए हम करेंगे, हम हमारी सैलरी लेंगे और दो वक्त की रोटी कमाएंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती थी जिसके कारण 8,000 लोगों की मौत हुई। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, वर्कर्स के कमजोरी का फायदा उठाना, ये काम किया यूनियन कार्बाइड ने। एम्प्लॉयर्स इग्नोर द सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस, उनके वर्क प्लेसेस की सेफ्टी को उन्होंने पूरी तरह इग्नोर किया। Thus, even so years after the भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के इतने सालों बाद भी there are regular reports, मतलब वो रिपोर्ट्स आते जा रहे हैं, ना कि अभी फिलहाल बंद पड़ चुके हैं, वो रिपोर्ट्स अभी पूरा रेगुलर है। क्यों? कि एक्सीडेंट्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट, उसके आसपास के कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ पर क्या एक्सीडेंट्स, माइंस और फैक्ट्रीज और माइंस में, ड्यू टू केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर्स की ये केयरलेस एटीट्यूड की वजह से। तो ये वाला टॉपिक हमारे क्लियर हो चुका है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए, प्लीज हाथ रेज कीजिएगा। तो व्हाई डिड द यूनियन कार्बाइड सेट अप द प्लांट इन इंडिया? हैंड रेज प्लीज। हिंदी में भी बोल सकते हैं। यस बोलो बोलो। हाँ सुनिए। Because the first reason is in the India there were low wages in which more workers can work even though they are given low wages, and second one is they can work for many hours even in the worst conditions, and no additional expenses were given. Yes, this is completely right. So the topics you have to remember is low wages. So anyone can state the comparison between West Virginia and UC plant in Bhopal? UC plant in Bhopal और West Virginia में क्या कंपैरिजन है, क्या मेन डिफरेंस है? बॉयज में से कोई हाथ उठाना चाहेगा? हिंदी में बोल सकते हैं। अरे अभी तो बोली ना, बोलो। अरे अमेरिका का जो कंपनी है वेस्ट वर्जीनिया एंड क्या भोपाल जो क्या यूनियन कार्बाइड जो भोपाल में है, उसका डिफरेंस बोलो, क्या है दोनों में, बोलो। As compared to the West Virginia and the Bhopal Union Carbide, there is a lots of difference. Like many facilities were provided to the employees in West Virginia. Hence, they have good amount of wages, and they all are educated and well. They can work well. Yes. So the main points here are the lack of science technology in West Virginia and the US plant, and also the lack of emergency evacuation in both of the places. So the last question is, even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी विक्टिम्स को इतना नजरअंदाज क्यों किया गया? हैंड रेज। तुम ही बोलो। तो पहला पॉइंट है कि वहाँ पर वर्कर्स अवेलेबल बहुत थे, और दूसरा पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। लोग अपने जान को दांव में लगाने की भी हिम्मत में थे, क्योंकि उनको बस वेजेस की परवाह थी। So that's all. Thank you.